नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेंद्र आप सभी का एक बार फिर से लेब्रिंथ एकेडमी पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम 7th क्लास का सेकंड चैप्टर प्राणियों में पोषण पढ़ रहे थे। हमने खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न गतिविधियों के बारे में पढ़ा और मानव पाचन में मुख्य एवं मुख्य गुहिका में पाचन पढ़ा। आज हमारा जो टॉपिक था सेकंड क्लास के लिए था भोजन नली या ग्रास नली या ग्रसिका। तो आज दोस्तों चलिए हम अपना जो ये टॉपिक है ये कंप्लीट शुरू करते हैं। भोजन नली, ग्रसिका या फिर ग्रास नली। दोस्तों, जब भी हम भोजन को निगलते हैं तो भोजन हमारा ग्रास नली के अंदर पहुंचता है। ग्रास नली बोल दीजिए, ग्रसिका बोल दीजिए। इस चित्र में आपको जो ये संरचना दिख रही है ये क्या है? ये ग्रसिका है। अब गले एवं वक्ष से होते हुए जो भोजन होता है वो क्या करता है? हमारा आमाशय की तरफ बढ़ता है। तो जो ये भोजन की गति होती है ये किस प्रकार से होती है? तो भोजन की गति ग्रसिका के संकुचन से, ग्रसिका ये संकुचित होती है जिससे भोजन क्या होता है? धीरे धीरे नीचे सरकता जाता है। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए यहाँ पर तो जो ये संपूर्ण आहार नाल होती है हमारी क्या होती है? संपूर्ण आहार नाल होती है, यही संकुचित होती रहती है। तो जो संकुचन होता है ग्रसिका में या संपूर्ण आहार नाल के अंदर, उससे भोजन क्या होता है? नीचे सरकता है। भोजन नीचे की ओर धकेला जाता है और ये अंततः कहां पर पहुंच जाता है? आमाशय के अंदर पहुंच जाता है। आप इस संरचना को देख सकते हो कि जो ये भोजन है ये धीरे धीरे क्या होगा? ये जो हमारी जो ग्रसिका है इसकी संकुचन के कारण क्या होगा? ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आकर हमारे आमाशय के अंदर आ जाएगा। ये संरचना हमारे शरीर की आमाशय की संरचना है। अब कभी कभी क्या होता है कि जो भोजन होता है उसे आमाशय क्या नहीं करता है? स्वीकार नहीं कर पाता है। तब हम क्या करते हैं? वमन या उल्टी के द्वारा उस भोजन को वापस निकाल। कभी कभी हम देखते हैं कि हमने भोजन खाया और हाथों हाथ उल्टी हो जाती है। उसका कारण क्या होता है कि जो आमाशय होता है उस भोजन को स्वीकार नहीं कर पाता है और वो भोजन होता है वो वमन या उल्टी के द्वारा वापस बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हमारी जो संरचना है वो भोजन नली या ग्रसिका की है। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगला वो है आमाशय। क्या है? आमाशय। ये हमारे लिए दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको इसको पूरा ध्यान से पढ़ना है और समझने की कोशिश करनी है। आमाशय की अगर बात करें तो ये एक मोटी भित्ति वाली थैलीनुमा संरचना है। कैसी है? थैलीनुमा संरचना। भी हमने दोस्तों यहाँ पर पढ़ा था जो हमारी ये संरचना, ये देखिए आप इस प्रकार से थैलीनुमा एक संरचना है। ये चपटा एवं जे आकृति के समान होता है। कैसा होता है? आमाशय चपटा एवं जे आकृति के समान। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग भी आमाशय ही होता है। ये ग्रसिका से खाद्य प्राप्त करता है और दूसरी ओर कहां पर खुलता है? शुद्रांत्र के अंदर खुलता है। आप जिस चित्र में दोस्तों देखिए ये अब जो ग्रसिका है इससे ये भोजन प्राप्त कर रहा है आमाशय और दूसरी ओर यहाँ पर किस तरफ खुलेगा? ये शुद्रांत्र के अंदर ये खुलेगा। अब हम बात करते हैं कि जो आमाशय का आंतरिक स्तर होता है, आमाशय उसका जो आंतरिक स्तर है, आंतरिक सतह है वो कैसी होती है और उसके द्वारा कौन कौन से जो पदार्थों का श्रावण किया जाता है। सबसे पहले है श्लेष्मल, फिर हम पढ़ेंगे HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है और अंत हम पढ़ेंगे पाचक रस। जो श्लेष्मल होता है वो क्या करता है? वो जो आमाशय का आंतरिक स्तर है उसकी क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, उसे सुरक्षा देता है। दूसरा जो स्रावित पदार्थ है वो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये क्या करता है? एक तो ये जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं। कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो भोजन के साथ आमाशय तक पहुंच जाते हैं, वो ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा क्या कर दिए जाते हैं? उन जीवाणुओं को नष्ट कर दिया जाता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये दूसरा काम करता है, ये जो भोजन का माध्यम होता है ये क्या कर देता है? अम्लीय कर देता है। अब ऐसा क्यों करता है? ये भोजन का माध्यम अम्लीय क्यों करता है? ताकि जो पाचक रस हैं उनको क्रिया करने के अंदर सहायता मिले। जो पाचक रस है उनको क्रिया करने में सहायता मिले। जो पाचक रस होते हैं, जठर रस होते हैं जो कि आमाशय के द्वारा स्रावित कर दिए जाते हैं, उनका काम होता है प्रोटीन का सरल पदार्थों में विघटन करना। प्रोटीन का सरल पदार्थों में विघटन करना। अब हमने पढ़ा पाचक रस। ये पाचक रस ज्यादा एक्टिवेट कैसे होते हैं? HCl की सहायता से। एक तो HCl क्या करता है कि एक तो जीवाणु को नष्ट करता है जो भोजन के साथ में आ जाते हैं, दूसरा काम क्या करता है? माध्यम को अम्लीय बनाता है। क्यों बनाता है माध्यम को अम्लीय? ताकि जो पाचक रस है उनको क्रिया करने में सहायता मिले और प्रोटीन का पदार्थों में आसानी से विघटन हो पाए, सरल पदार्थों में विघटन हो पाया। अब देखो दोस्तों यहाँ पर हम सीखते हैं कि नोट्स कैसे बनाने हैं। अब आप या तो इनके प्रिंट आउट ले लीजिए। प्रिंट आउट लेने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन जो चैनल है वो ज्वाइन कीजिए, वहां पर उनकी पीडीएफ में डाल दूंगा। अगर आप पीडीएफ से नहीं पढ़ना चाहते, ये प्रिंट नहीं निकलवाना चाहते आप,
क्योंकि बल्कि हो जाएगा बहुत ही ज्यादा, एक पेज में सिर्फ इतनी सी सूचना है, ज्यादा है नहीं है। तो आपको नोट्स बनाने की टेक्निक बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने सबसे पहले यहाँ पर लिख दिया आमाशय, आपने लिख दिया कि मोटी भित्ति होती है, थैलीनुमा संरचना होती है, चपटा जयाकृतिक होता है और हर नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। देखिए 4 लाइन, मतलब ये छोटी सी जगह में आ जाएगा। अगर A4 शीट लेंगे तो आप मतलब इसका मान लीजिए 1/3 भी पार्ट भी ये नहीं आ पाएगा। आपने बना दिया कि गृहशिका से इसमें भोजन आता है और ये सूत्रांतर को भेज देता है। आपने देख लिया इसमें श्लेष्मल होता है, HCl होता है और पाचक होते हैं। श्लेष्मल क्या करता है, आंतरिक स्तर की सुरक्षा करता है। HCl क्या करता है, जीवाणु को नष्ट करता है और माध्यम को अम्लीय बनाता है। और सहायता किसकी करता है, पाचक रस की सहायता करता है, पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता करता है। तो ये देखिए आपको कितने आसानी से, जो इतनी बड़ी जो नोट्स थे अभी हमने 2 पेज पढ़े, वो आसानी से एक छोटी सी जगह के अंदर आ गए। अब देखते हैं हम अब आमाशय की जो कार्य प्रणाली है। अब आमाशय के बारे देखो, आमाशय के बारे में हमने क्या क्या पढ़ दिया, इसकी संरचना कैसी है, कैसा होता है, दिखने में कैसा है, इसके जो स्तर है वहां से कौन कौन से जो स्रावित पदार्थ होते हैं उनके बारे में पढ़ा। अब हमें देखना है इसकी कार्य प्रणाली क्या है, जो आमाशय है उसकी कार्य प्रणाली क्या है, कैसी है। जो ये कार्य प्रणाली, ये एक बहुत ही विलक्षण दुर्घटना हुई थी, उसके अंदर खोज हुई थी 1822 के अंदर। एक एलेक्सिस सेंट मार्टिन नाम का व्यक्ति था, एलेक्सिस सेंट मार्टिन नाम का आदमी था, इसको गोली लगी और ये क्या हो गया, घायल हो गया। तब इसको एक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक थे विलियम ब्यूमोंट, अमेरिकी सैनिक चिकित्सक थे विलियम ब्यूमोंट, उनके पास में ले जाया गया। उन्होंने उसकी जान तो बचा ली, लेकिन जो ये छिद्र था, आपको चित्र में दिख रहा है यहाँ पर, आमाशय के अंदर इसकी गोली लगी और इस गोली को, ये छिद्र को ये भली भांति पर बंद नहीं कर पाए। उसके कारण क्या हुआ कि जो विलियम ब्यूमोंट थे उनको इस छिद्र के अंदर झांकने का बहुत ही सुनहरा अवसर, दुर्लभ अवसर क्या हुआ, इनको प्राप्त हुआ। और उन्होंने कुछ चीजें नोटिस करी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, और आज के हमारे जो एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वहां पर यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। उन्होंने क्या देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था, भोजन का क्या कर रहा था, आमाशय मंथन कर रहा था, और आमाशय की भित्ति से तरल पदार्थ, जो पोषक, जो हमारे भोजन के पाचक रस हैं वो स्रावित हो रहे थे, तरल पदार्थ है स्रावित हो रहे थे। अब यहाँ पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो आपको याद रखनी है, आमाशय शुद्रांत्र में तभी खुलता है जब आमाशय में पाचन पूरा हो जाता है। विलियम ब्यूमोंट ने क्या देखा कि जो आमाशय है उसमें वो शुद्रांत्र में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, आप जो 7th क्लास की एनसीईआरटी है उसके अंदर इतना बेसिक कंसेप्ट और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन बनाया जा सकता है यहाँ से, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आप देखें तो आप कभी भी एनसीईआरटीज को नेग्लेक्ट मत करिए। चाहे तो आप इन वीडियोस के माध्यम से देखना चाहते हैं तो देखिए, अगर आप ये वीडियोस नहीं देखना चाहते दोस्तों तो किताब लाइए, वहां से जल्दी से पढ़ लीजिए। मुझे लगता है कि मैं आप जितना एक चैप्टर को आप कंप्लीट करेंगे उससे जल्दी मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको सारी चीजें एकदम डेकोरेटिव वे में मिल रही है, और बहुत ही अच्छे से समझाने के लिए जो डायग्राम्स है उनका भी यूज कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारा जो प्रयास है ये पसंद आ रहा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसी से हमें मोटिवेशन मिलती है आगे और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाए हम। और जो ये वीडियो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें दोस्तों। चलिए अब अपने टॉपिक पर आते हैं वापस। तो उसने क्या देखा कि आमाशय शुद्रांत्र में तभी खुलता है जब आमाशय में पाचन पूरा हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। अब हमें यहाँ पर एक और कंसेप्ट है वो उसको समझना है। हम देखते हैं कई बार हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, या खाना खाते वक्त हम क्या करते हैं, बात करते हैं, तब हमें खांसी आ जाती है, हिचकी आ जाती है, घुटन सी महसूस होती है, एक बार ये उल्टी हो जाए ऐसा भी महसूस होता है कई बार। ऐसा होता किस कारण है, ऐसा होता है जो खाद्य कण होता है उनके श्वास नली में प्रवेश होने के कारण, जो खाद्य कण होते हैं कई बार श्वास नली के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, उसके कारण ये खांसी, हिचकी या घुटन वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब श्वास नली के बारे में थोड़ा जानते हैं कि नासिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक पहुंचाती है। श्वास नली जो नासिका से वायु आती है उसको कहाँ तक पहुंचाती है, फेफड़ों तक, गृहशिका के साथ साथ चलती है। जो श्वास नली होती है वो गृहशिका के साथ साथ चलती है, और गृहसनी में ये क्या हो जाती है, वायु, गृहसनी में वायु वो जो भोजन का मार्ग क्या हो जाता है, एक ही हो जाता है। तो इसे रोका कैसे जाता है, हर बार क्यों नहीं पहुंच जाता ये भाई, जो खाद्य कण होते हैं ये श्वास नली में हर बार क्यों नहीं चले जाते, इनको रोक कौन लेता है। क्या होता है कि जब भोजन निकलते हैं तो भोजन निकलते समय एक मांसल संरचना होती है, क्या होती है, मांसल संरचना होती है जो एक वाल्व का कार्य करती है, वाल्व का कार्य करती है। और श्वास नली को जैसे हम भोजन निकलने वाले हैं होते हैं, ये मांसल संरचना ऊपर की उठती है और श्वास नली को ढक देती है, क्या कर देती है, ढक देती है, और भोजन को ग्रसनी में भेजती है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट है यहाँ पर कि जब जैसे हम नॉर्मली
ओपन है दोनों, ठीक है। जैसे हम भोजन निकलने की कोशिश करते हैं तब ये वाल्व संरचना क्या करती है, मांसल संरचना क्या करती है, श्वास नली को ढक देती है, जिससे आपका भोजन क्या होता है, श्वास नली में नहीं जाता। लेकिन कई बार हम भोजन कर जल्दी जल्दी खाना खाते हैं या बात करते हैं तो उस समय ये मांसल संरचना है, ये जो वाल्व है ये ठीक से बंद नहीं हो पाता, और उस समय क्या हो जाता है कि जो कुछ खाद्य कण होता है, छोटा सा टुकड़ा होता है, ये हमारी श्वास नली के अंदर चला जाता है, और उस समय क्या होता है, हमें खांसी या घुटन की वो महसूस होती है। तो एक अच्छी चीज है ये, तो आपको समझने में आई। इस वाल्व के बारे में हम बहुत ही आगे अच्छे से पढ़ेंगे, आगे क्लासों में देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। घंटी ढक्कन वाल्व जो भी है इसका नाम आप आगे पढ़ेंगे। दोस्तों अब हमने शुद्रांतर के हमने अमाशय के बारे में पढ़ लिया, ग्रसनी के बारे में पढ़ लिया। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है शुद्रांतर। क्या है शुद्रांतर? शुद्रांतर दोस्तों ये एक 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक ही कुंडलित नली होती है। शुद्रांतर 7.5 मीटर लंबी एक अत्यधिक कुंडलित नली होती है। आप सोचिए दोस्तों कि 7.5 मीटर की लंबाई की एक नली का हमारे पेट के अंदर है, और वो किस तरह से कितनी ज्यादा कुंडलित होगी कि वो इतनी सी जगह के अंदर संकुचित हो रखी है। अब जो ये शुद्रांतर होती है ये यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है, रसों को प्राप्त करती है यकृत और अग्नाशय से। तो अब हम पहले यकृत और अग्नाशय के बारे में पढ़ेंगे, फिर देखेंगे क्या प्राप्त करती है। सबसे पहले यकृत, गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है, गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है, उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर, याद रखना है, उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर दक्षिण की ओर अवस्थित होता है यकृत। और आपको विशेष बात ये याद रखना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट भी है आपका, कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ये शरीर की। अब यकृत कौन सा जो रस है उसका स्राव करता है, जो शुद्रांतर प्राप्त करती है, तो पित्त रस का श्रावण करती है, पित्त रस का श्रावण करती है। ये एक थैली में संग्रहित होता जाता है, जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। क्या कहते हैं हम? पित्ताशय के नाम से जाना जाता है। वहां पर जो पित्त रस होता है उसको श्रावण, उसका संग्रहण होता है। और पित्त रस का कार्य क्या होता है कि जो वसा का पाचन होता है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। किसके द्वारा? पित्त रस के द्वारा। पित्त रस का श्रावण यकृत के द्वारा होता है, इसका संग्रहण पित्ताशय के अंदर होता है, और वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत लाल भूरे रंग की एक ग्रंथि है, उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी और दक्षिण दिशा में अवस्थित होती है, और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये हमने पढ़ा यकृत के बारे में। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यकृत के द्वारा शुद्रांतर को श्रावण प्राप्त होते हैं। अगला टॉपिक है अग्नाशय। टॉपिक क्या? इसी का जो सब पार्ट है। अब मैं यकृत और अग्नाशय के बारे में पढ़ना था, तो अब हम अग्नाशय के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। यकृत का लाल भूरे रंग की ग्रंथि है यकृत के अंदर। अग्नाशय के अंदर बात कर ली जाए तो हल्के पीले रंग की, क्या है? हल्के पीले रंग की एक बड़ी ग्रंथि है। हम इनके बारे में कंप्लीट चीजें नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर उतनी चीजें पढ़ रहे हैं जो कि हमारे शुद्रांतर के लिए आवश्यक है, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि शुद्रांतर के अंदर यकृत द्वारा क्या प्राप्त होता है और अग्नाशय के द्वारा क्या प्राप्त होता है। इनके बारे में हम पूरा विशेष रूप से पूरा थोरोली पढ़ेंगे आगे की क्लासों के अंदर। तो हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है, अमाशय के ठीक नीचे पाई जाती है, अमाशय के ठीक नीचे ये पाई जाती है, और अग्नाशय के द्वारा अग्नाशयिक रस का श्रावण किया जाता है। और ये अग्नाशयिक रस क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है। किस पर क्रिया करता है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के ऊपर ये क्रिया करता है, और उन्हें सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के ऊपर अग्नाशयिक रस क्रिया करता है, और उन्हें किस में परिवर्तित कर देता है? सरल रूप में। तो हमने देखो यकृत के बारे में पढ़ लिया और अग्नाशय के बारे में पढ़ लिया, और इनके द्वारा जो शुद्रांतर को रस प्राप्त होते हैं, जो श्रावण प्राप्त होते हैं, उनके बारे में पढ़ा। अब है शुद्रांतर की भित्ति से भी कई जो रस होते हैं वो स्रावित होते हैं। अब क्या होता है? जो आंशिक पचा हुआ भोजन होता है वो शुद्रांतर के निचले भाग में पहुंचता है। शुद्रांतर आपने पढ़ लिया 7.5 मीटर लंबी संरचना है, कुंडलित रूप में पाई जाती है। जब इसके निचले भाग में आंशिक पचा हुआ ये जो भोजन है ये पहुंचता है, तो इसके अंतर रस के द्वारा, किसके द्वारा? अंतर रस के द्वारा क्या हो जाता है? पूरा पाचन हो जाता है। शुद्रांतर की भित्ति से हमने क्या पढ़ लिया कि रस स्रावित होते हैं, और इन्हीं रसों के द्वारा, अंतर रसों के द्वारा क्या हो जाता है? इसका जो आंशिक पचा हुआ भोजन है इसका क्या हो जाता है? पूरा पाचन हो जाता है। यहाँ पर अब क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सरल शर्करा ग्लूकोज के अंदर परिवर्तित हो जाता है। वसा हो जाता है, उसका क्या होता है? वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल के अंदर क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। और प्रोटीन है, क्या है? प्रोटीन है, उसका परिवर्तन किसमें हो जाता है? एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। अब है शुद्रांतर में अवशोषण। दोस्तों शुद्रांतर हमारे एग्जाम की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हमारे उसकी दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर हम थर्ड ग्रेड वैकेंसी की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ से
निश्चित ही एक क्वेश्चन आना है। आप सोच ही नहीं सकते कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही है, यहाँ से क्वेश्चन। तो अगर इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन उठाया जाता है तो शुद्रांतर से पक्का क्वेश्चन आएगा। एक जो पचा हुआ भोजन है वो अवशोषित होकर शुद्रांतर की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। कहाँ पर चला जाता है? रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। और इस प्रक्रम को हम क्या नाम देते हैं? अवशोषण नाम देते हैं। जो पचा हुआ भोजन होगा वो क्या होगा? शुद्रांतर की भित्ति में जो रुधिर वाहिकाएं होती है, रुधिर वाहिकाओं का एक जाल होता है, उसके अंदर वो क्या होता है? इस प्रक्रम में अवशोषित हो जाता है। जो भोजन होता है वो क्या होता है? अवशोषित होकर रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है और इससे हम क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। शुद्रांतर की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें हम दीर्घग्रोम या रसांकुर कहते हैं। जो आंतरिक भित्ति होती है जहां से क्या होता है कि जो पचा हुए भोजन का अवशोषण होता है वहां पर दीर्घग्रोम पाए जाते हैं या रसांकुर पाए जाते हैं, जो उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है। अब हमें पढ़ना है कि ये दीर्घग्रोम या रसांकुर होते क्या है। तो दीर्घग्रोम अथवा रसांकुर अथवा इनको विली के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये एग्जाम के अंदर आ जाए तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है और आपको एक अच्छा आंसर देना है वहां पर। दीर्घग्रोम, रसांकुर अथवा विली पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? ये तल क्षेत्र है उसको क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। ये अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिससे क्या होता है कि जो भोजन है उसके लिए तल क्षेत्र बढ़ जाता है और अवशोषण के लिए सहायता मिलती है। प्रत्येक दीर्घग्रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है। जो प्रत्येक जो आपका दीर्घग्रोम होता है उसके अंदर क्या होता है? सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का क्या होता है? जाल फैला हुआ होता है। दीर्घग्रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है और दीर्घग्रोम की जो सतह होती है वहां से ही पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। अब ये भोजन अवशोषित होकर कहाँ पर जाएगा? जो अभी हमने पढ़ा कि सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है, इन रुधिर वाहिकाओं के अंदर चला जाएगा और ये स्थानांतरण के द्वारा उसके बाद में कहाँ चला जाएगा? शरीर के विभिन्न भागों के अंदर। और फिर इसका उपयोग क्या होगा? जटिल पदार्थों में बनाने में किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट है वो आता है, वो है स्वांगीकरण का। इस प्रक्रम को हम क्या नाम देते हैं? स्वांगीकरण नाम देते हैं। इस प्रक्रम को हमने क्या नाम दिया है? स्वांगीकरण। तो दीर्घग्रोम, रसांकुर या विली है, ये भी इंपॉर्टेंट है और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्वांगीकरण। आपको स्वांगीकरण की डेफिनेशन अच्छे से पता होनी चाहिए। क्या है? पोषण तत्वों का अंतिम रूप से सजीव पदार्थों में बदल जाना। अवशोषित भोज्य पदार्थ है, पोषण तत्व, उनका अंतिम रूप से सजीव पदार्थ में बदल जाना। इसका मतलब क्या है कि कोशिकाओं में उनका इस्तेमाल हो जाना, कोशिकाओं में उनका जो इस्तेमाल है वो हो जाना, वो ही क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन के देखते हैं कि अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है और इस प्रक्रम को हम किस नाम से जानते हैं? स्वांगीकरण के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको दोस्तों जरूर याद रखना है स्वांगीकरण की डेफिनेशन और अच्छे से याद रखनी है। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन, जो कोशिका में जो ग्लूकोज होता है उसका विघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं फेफड़ों के नासिका द्वारा, जो फेफड़ों में पहुंचती है और उसके द्वारा ब्लड में घुलती है, उस ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड जल में हो जाता है और ऊर्जा निर्मुक्त होती है, मुक्त होती है। जो कोशिका में ग्लूकोज है वो क्या होता है कि उस ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अंदर परिवर्तित हो जाता है और साथ में क्या निर्मुक्त होती है? ऊर्जा, जो हमें जिसकी हमें आवश्यकता है, जो हमें चाहिए, उसका निर्माण होता है। हमने देख लिया कि किस प्रकार से जो भोजन है वो हमारे जो शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचता है स्वांगीकरण की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा। अब दोस्तों हम देखते हैं आगे। हमने देखा कि शुद्रांतर है। शुद्रांतर के बाद में हमारा जो टॉपिक है वो प्रदांतर का। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है, अवशोषण नहीं होता है, वो कहाँ पहुंच जाता है? प्रदांतर में भेज दिया जाता है। कहाँ पर भेज दिया जाता है? प्रदांतर में भेज दिया जाता है। अब हमारा छठा टॉपिक है आज का, छठा पॉइंट है वो है प्रदांतर। प्रदांतर शुद्रांतर की अपेक्षा चौड़ी होती है और छोटी होती है। छोटी का मतलब ये कितनी होती है? ये लगभग 1.5 मीटर की लंबी होती है। हमने देखा था शुद्रांतर 7.5 मीटर लंबी है, जबकि ये प्रदांतर कितनी है? केवल 1.5 मीटर लंबी है। ये अपेक्षाकृत तो चौड़ी होती है और थोड़ी सी छोटी होती है। इसका मुख्य कार्य क्या है? जल और कुछ लवणों का अवशोषण करना। जल और कुछ लवण होते हैं जो हमने क्या देखा कि जो भोजन का जिसका पाचन नहीं होता है, भोजन का वे भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है उसका और अवशोषण नहीं हो पाता है, उसको प्रदांतर में भेज देते हैं। तो वहां से अब क्या होता है? जल और कुछ लवणों का अवशोषण प्रदांतर के द्वारा कर लिया जाता है और जो बचा हुआ अपचित पदार्थ है, अब जो बचा है वो क्या है? बिल्कुल ही अपचित है, वो मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस के रूप में, मल के रूप में रहता है और समय समय पर गुदा द्वारा, मल द्वारा बाहर निकाल दिया जाता
और इस प्रक्रम को हम क्या नाम देते हैं? निष्कासन। जो अपचित भोजन है उसे समय समय पर गुदा द्वारा मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है और इसे हम क्या कहते हैं? निष्कासन कहते हैं। तो दो पॉइंट पढ़े थे सभी, ये अब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे घास खाने वाले जंतुओं में पाचन, जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और देखो हमने दोस्तों इस जो सेकंड चैप्टर है जो 7th क्लास का, उसके अंदर हमने खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां पढ़ी, मानव में पाचन जो कि अब हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। उसमें हमने मुख्य मुक्कुइका को पढ़ा अच्छे से, जीभ के कार्य पढ़े, दांतों के बारे में पढ़ा, सब पढ़ा। भोजन जो नली है ग्रसिका उसके बारे में पढ़ा, आमाशय के बारे में पढ़ा, शुद्रांत्र के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा, शुद्रांत्र में अवशोषण किस प्रकार से होता है ये पढ़ा, और बृहदांत्र के बारे में पढ़ा। और जो हमारा अगला टॉपिक है घास खाने वाले जंतुओं का पाचन, ये हम जो अपनी नेक्स्ट क्लास जो इसका 3rd पार्ट आएगा उसके अंदर कंप्लीटली पढ़ेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि जो हम ये पढ़ा रहे हैं ये आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर आपके कुछ सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो हमारे इस चैनल को, लेबलिंथ एकेडमी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इसी से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।